हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सादिक है। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज फिर आप लोग के साथ एक और डेमो लेक्चर के लिए मैं हाजिर हूँ, स्पेशली फॉर यूएसएमएल स्टेप 1। सो आज का हमारा टॉपिक है डेमो के अंदर वेरी पॉपुलर टॉपिक दैट इज कॉल्ड रूमेटिक फीवर। ठीक है। तो रूमेटिक फीवर है क्या चीज़? अब इस चीज़ को पढ़ने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि रूमेटिक फीवर क्या है, और फिर रूमेटिक फीवर की जो मेन मेन चीज़ें हैं वो पहले मैं बताता चलूँ। एक्चुअली रूमेटिक फीवर इज ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है। इसमें हमारी जो सेल्फ इम्यून सिस्टम है वो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बना के हमारी जो टिश्यूज होती हैं, हेल्दी टिश्यूज, एक इसके खिलाफ रिएक्ट करता है। सो आज के बाद प्लीज रिमेंबर, rheumatic fever is an autoimmune disease in which antibodies are produced and they damage the cell tissue. That is called a rheumatic fever. लेकिन what is the pathogenesis of rheumatic fever? It's mean दैट रूमेटिक फीवर में होता यह है कि जो बैक्टीरिया है, दिस इज कॉल्ड ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। इनिशियली दिस बैक्टीरिया कैन काज इन्फेक्शन इन द थ्रोट। ये फेरेंजाइटिस कराता है, टॉन्सिलाइटिस कराता है। लेकिन यूजुअली मेजॉरिटी लोगों में ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिका स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया कैन काज फेरेंजाइटिस। इट कैन काज फेरेंजियल इन्फेक्शन। अब इस बैक्टीरिया की जो नेचर है दैट इज नोन एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव हैं। अब होता यह है कि जब ये बैक्टीरिया फेरिंजाइटिस कराए, सोर थ्रोट कराए, तो मेजॉरिटी लोगों के अंदर हमारी जो इम्यून सिस्टम है इस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती हैं, क्योंकि इस बैक्टीरिया के साथ जो पैथोजेनिक फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एम प्रोटीन। अब ये बैक्टीरिया एम प्रोटीन के साथ एंटर करती है और फेरेंजाइटिस कराती है, जिससे हमें गले में दर्द होता है, सोर थ्रोट होता है। तो फिर इसके खिलाफ हमारी इम्यून सिस्टम रिएक्ट करके इस बैक्टीरिया को डैमेज करने में हेल्प करती है। तो मेजॉरिटी लोगों में, 97% लोगों में, वी कैन गेट राइड ऑफ द इन्फेक्शन, but 2 to 3% people who are sensitive to this bacteria are those people who are not treated properly। उसमें जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो इस बैक्टीरिया के साथ जो एम प्रोटीन होता है उसके साथ क्रॉस रिएक्ट करके हमारी नॉर्मल टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। और रूमेटिक फीवर में इस बैक्टीरिया के खिलाफ अगर एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बने और वो आकर हमारी नॉर्मल टिश्यूज को डैमेज करना शुरू करे, तो उसमें हमारे पास जो एरियाज हैं, वन इज हार्ट, जॉइंट्स, that is subcutaneous tissues, skin, and that another is called of brain। अब इसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये कहते हैं कि जब सीक्वेंस ऑफ consequences of pharyngeal infection with group A beta hemolytica infection, it's mean that this bacteria whenever cause infection lead to pharyngitis, and consequence if it lead to a disease that can cause multiple system damage, that will be rheumatic fever। लेट सीक्वल इंक्लूड रूमेटिक हार्ट डिजीज। अब यहाँ पे जो M80 है, इसको इसलिए थोड़ा सा इन लोगों ने करेक्ट किया है क्योंकि MA के लिए आप लोगों को याद रखना है कि इनिशियल वॉल्व इन द हार्ट इफ अफेक्टेड फ्रॉम रूमेटिक फीवर दैट शुड बी माइट्रल वाल्व। इसके बाद क्या होता है? अयोटिक वाल्व। अब होना यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग को मैं यहाँ पे सिंपल एक डायग्राम के जरिए बताता जाऊँ, फॉर एग्जांपल दिस इज और 4 चेम्बर्ड हार्ट। अब हार्ट के अंदर ऊपर 2 एट्रियाज होती है और नीचे 2 वेंट्रिकल्स होती है। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके दरमियान यहाँ पे जो वाल है इसको हम कहते हैं माइट्रल वाल्व। सो दिस इज नोन एज माइट्रल वाल्व। फिर यहाँ पे जो वाल्व है दैट इज कॉल्ड अयोटिक वाल्व। यहाँ पे हमारे पास अयोटिक वाल्व है। अब यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व। लेकिन रूमेटिक फीवर की वजह से हार्ट के जो वाल्व अफेक्ट होते हैं वो यूजुअली लेफ्ट साइड होते हैं। तो इनिशियली माइट्रल वाल्व अफेक्टेड मोर देन अयोटिक वाल्व। ठीक है, वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सी वाल्वुलर हार्ट डिजीज है। लेकिन अगर रूमेटिक फीवर की वजह से हार्ट की डिजीज हो जाए तो उसको हम रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं, जिसमें इनिशियली माइट्रल वाल्व एंड देन अयोटिक वाल्व, इसके बाद आके ट्राइकस्पिड वाल्व एंड लीस्ट लाइकली पल्मोनरी वाल्व। तो आप लोगों ने अगर क्विकली यहाँ से याद करना है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बंदा आपसे पूछे यार रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर जो वाल्व की पैटर्न है वो क्या है, तो इनिशियली माइट्रल वाल्व दैट इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ग्रेटर देन, फॉर एग्जांपल ये जो माइट्रल वाल्व है मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड देन अयोटिक। फिर आप लोगों ने लिखना है कि जो अयोटिक है वो फिर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड है देन ट्राइकस्पिड, और जो ट्राइकस्पिड है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड देन पल्मोनरी।
अब आते हैं इनिशियली, अगर रोमेटिक फीवर की वजह से हार्ट के अंदर वाल्व डैमेज होता है तो इनिशियली रीगर्जिटेशन होती है और आखिर में फिर स्टीनोसिस होता है। ठीक है जी। अब दो बात यहाँ से सुन ले। एक्चुअली वाल्व इज एनी स्ट्रक्चर इन द हार्ट दैट अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। नाउ if a blood coming from the valve but its flow is decreased, that is known as stenosis। बट अगर एक वाल्व है वो ओपन तो हो लेकिन प्रॉपर बंद ना हो जाए और उससे बैकवर्ड फ्लो हो रही हो, दैट इज कॉल्ड रीगर्जिटेशन। तो रिमेंबर, रोमेटिक फीवर के अंदर इनिशियली वाल्वुलर रीगर्जिटेशन होता है, बाद में जब क्या होता है, स्टीनोसिस। अब यहाँ प्लीज आप लोग अपने पास कापी में नोट करें। मैं इंशाल्लाह परसों से लेक्चर के अंदर प्रॉपर इसके ऊपर डायग्राम भी ड्रा करता जाऊंगा। ये तो इनिशियल डेमो है, तो मैं यहाँ पे सही जो है ना वो मार्कर के जरिए पूरे पे डायग्राम ड्रा करूंगा, लेकिन प्लीज टाइम शॉर्ट होने की वजह से आप लोग लेके if a patient has mitral valve regurgitation, उसके अंदर जो एबनॉर्मल साउंड हमें सुनने को मिलती है स्टेथोस्कोप पे, दैट इज होलोसिस्टोलिक मर्मर या पेन सिस्टोलिक मर्मर रेडिएट टू द एक्सिला। लेकिन if the patient develop valvular stenosis and we are talking about mitral valve stenosis, then there will be mid diastolic murmur। तो mid diastolic murmur and holosystolic murmur, please remember। एक्चुअली रोमेटिक फीवर के अंदर जब हार्ट अफेक्ट होता है, सो देयर आर थ्री लेयर्स ऑफ द हार्ट। वन इज पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। नो प्लीज रिमेंबर कि अगर पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन एंडोकार्डाइटिस। अब सवाल ये है कि कभी कभार पेशेंट के अंदर इन तीनों लेयर की इन्फ्लेमेशन होती है, उनको हम फिर पेन कार्डाइटिस कहते हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि जब रूमेटिक फीवर के अंदर मायोकार्डाइटिस होता है तो उसके अंदर जनाब ग्रेनुलोमास बनती है। ये हमें हिस्टोलॉजी में मतलब हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है। ग्रेनुलोमा इज अ ग्रुप ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स दैट इज कलेक्ट विद ईच अदर इन अ क्रॉनिक कंडीशन। किसी भी क्रोनिक डिजीज, अब वो कहते हैं एक अक्यूट और एक क्रोनिक। अक्यूट मीन द डिजीज लास्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, क्रोनिक इज अ डिजीज लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसका मतलब यह है कि एनी डिजीज दैट लास्टिंग फॉर लॉन्गर टाइम और वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम ग्रेनुलोमास कहते हैं। ठीक है। वी विल डिस्कस इन जनरल पैथोलॉजी दिस इज इन वेरी डिटेल। और फिर इसके अंदर क्या होते हैं, जॉइंट सेल्स होते हैं और आखिर में एनिट्सको सेल्स होते हैं, एनिट्सको। अब और से सुने कि अगर इन्फ्लेमेटरी सेल्स के साथ ग्रेनुलोमा आज के बाद मेजॉरिटी वर्ड ऐसे है जिसके आखिर में ओमा है, इट्स मीन कि वो कैंसर होते हैं। लाइक उसमें सार्कोमा है, कार्सिनोमा है, लाइपोमा है। सो दोज आर आर कैंसर, बट सम ओमास ऐसी है कि जिसके अंदर है तो ओमा लेकिन वो कैंसर नहीं है, लाइक ग्रेनुलोमा, हीमाटोमा। तो ये ओमास है बट दे आर नॉट अ कैंसर। तो प्लीज आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि अगर आपसे कोई ये पूछे यार प्लीज कैन यू टेल मी अबाउट व्हाट इज अ शो ऑफ बॉडीज इन केस ऑफ रूमेटिक फीवर। तो शो ऑफ बॉडीज इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स दैट इज ग्रेनुलोमा। उसमें जॉइंट सेल्स होते हैं, जॉइंट में ब्रेक सेल्स होते हैं, नेट्सको सेल। अब इन्फ्लेमेटरी सेल्स के अंदर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज मैक्रोफेज। जिस तरह मैक्रोफेज इज अ स्कैवेंजर सेल, इट इज वन ऑफ द सेल विच इज हेल्प इन फेगोसाइटोसिस। लेकिन अगर मैक्रोफेज बड़ा हो जाए, इनलार्ज हो जाए, इनलार्ज मैक्रोफेज इनसाइड शो बॉडी इज कॉल्ड नेट्सको सेल। अब यह क्वेश्चन यूएसएमएल प्लैब के अंदर जरूर आता है कि इफ अ पेशेंट die, and if we do autopsy finding and myocardial cell contain enlarged macrophages, it will show which cell। आंसर इज अनिट्सको सेल। तो अनिट्सको सेल enlarged macrophage हैं जो किसका हिस्सा होता है, अशोक बॉडीज। और ये वाइड होता है, ओवल शेप होता है, वेवी होता है और रॉड लाइक उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। अब आप लोग को ये पता है कि रूमेटिक फीवर इज ऑटो इम्यून डिजीज। अब उसमें होता यह है कि जब रूमेटिक फीवर होता है तो ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल्स आपस में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और टिश्यूज को डैमेज करते हैं। तो रूमेटिक फीवर में अगर मायोकार्डियम डैमेज हो जाए जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल की कलेक्शन हो जाए, वो लार्जर सेल हो और उसमें इनलार्ज मैक्रोफेज हो जो ओवल शेप हो, वेवी इन नेचर और उसमें रॉड लाइक न्यूक्लियस हो, तो इस तरह की मैक्रोफेज को हम अनिट्सको सेल कहते हैं। तो अनिट्सको सेल इज मैक्रोफेज बट दिस इज द पार्ट ऑफ अशोक बॉडीज। लेकिन बुक में ये नहीं लिखा ये होती कहाँ पे है, अशोक बॉडीज और अनिट्सको सेल रोमेटिक फीवर के अंदर दोनों ये मायोकार्डियम के अंदर बनते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आते हैं कि द बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोकोकाई। वी विल डिस्कस अनदर बैक्टीरिया
जिसको हम पढ़ेंगे बाद में स्टेफाइलोकोकस के नाम से। बताइए स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकाई, तो उसके खिलाफ एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज बनती हैं, और एंटी डीएनएज बी एंटीबॉडी। टाइटर से मुराद यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडीज हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने जरूर याद रखनी है, फॉर द इम्पोर्टेंट वन। यहाँ तक जो चीज हमने पढ़ी है उसको क्विकली देखते हैं। Rheumatic fever is an autoimmune disease which is seen in the patient after group A beta hemolytic streptococcal infection. Initially, this bacteria will cause infection and cause of sore throat. But in some patients, the immune system will fight against bacteria and we will get rid of the infection. But unfortunately, in sensitized people, those who are hypersensitive or those who are not treated completely, in those patients, the immune system will react against this bacteria and they will also lead to normal tissue damage, which include heart, brain, joints, skin, etc. Whatever the most important thing, rheumatic fever, if lead to heart problem, it will target the valve. The first valve to be targeted is mitral valve, then aortic valve, then tricuspid, and last but not the least is pulmonary valve. Initially, if it affects mitral valve, that will lead to mitral valve regurgitation. There will be backward flow. The patient will diagnosed with hollow systolic murmur radiate to the axilla. Another thing, the most important, there may be mitral stenosis. The patient will have mid-diastolic murmur. Along with that, in a rheumatic fever, when there is autoimmune reaction, there are group of some inflammatory cells which form granuloma, and there is enlarged macrophage, which is oval shaped, wavy in nature, containing rod-like nucleus, and these groups together inside the myocardium of the heart is called a shock bodies. And against this bacteria, our body produce anti-streptolysin O antibody and anti-DNase B antibody. Of the most important point, now we are going to discuss right now. The most important thing to remember for the exam point of view, वो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक्चुअली इसमें जो रूमेटिक फीवर है, इसमें ये पढ़ना है कि इट इज इम्यून मीडिएटेड डैमेज। ये क्या होता है, इम्यून मीडिएटेड डैमेज होता है। अब जो इम्यून मीडिएटेड डैमेज है, इसका मतलब होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज है। और ऑटो इम्यून डिजीज अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि रूमेटिक फीवर किस हाइपर सेंसिटिविटी का टाइप है, आंसर इज टाइप 2। एग्जाम के लिए फेवरेट है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग को मैं सिंपली यहाँ से बताता चलूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आप लोग को लिखना चाहूँ, दैट इज नोन एज HSR। ठीक है, HSR मीन के फॉर एग्जांपल HSR स्टैंड फॉर दैट इज कॉल्ड रूमेटिक सॉरी HSR मीन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास चार तरह के होते हैं, HSR1, HSR2 एंड HSR3, along with that HSR4। तो अगर हम यहाँ पे क्विकली इसको देख सके, वन इज कॉल्ड HSR सॉरी एक मिनट, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि वन इज कॉल्ड HSR1, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, फिर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2, और इसमें जो कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3, और आखिर में हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4। ये चार किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अब सवाल यह है कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 दे मेनली ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज। इसकी जो टाइप है एलर्जिक आस्थमा है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं। तीन आप लोग लिख सकते हैं, एक गुड पास्टर सिंड्रोम है, एक रूमेटिक फीवर है, और एक हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं। अगर हम ए ब्लड ग्रुप को बी दे दें, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें, तो उसमें फिर हमारे पास क्या होता है, टाइप 2 एलर्जी। टाइप 3 के अंदर SLE है, सीरम सेकनेस है, वी विल डिस्कस दोस थिंग, आर्थस रिएक्शन है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। टाइप 4 के अंदर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है, इसमें टीवी टेस्ट जो मंटू टेस्ट होता है। तो दिस इज टी सेल। अब एवरी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दे आर एंटीबॉडी मीडिएटेड एक्सेप्ट टाइप 4 विच इज अ टी सेल मीडिएटेड। अब आते हैं अपने टॉपिक प्रॉपर की तरफ कि आप लोगों ने एग्जाम के दिन ये चीज़ कैसे याद रखनी है, क्या रूमेटिक फीवर टाइप 1 है, टाइप 2 है, या टाइप 3 है, या टाइप 4 है। तो देखिए मैंने तो जितने मतलब ये है कि अपनी MBBS के टाइम में ये चीज़ पढ़ी है,
और इसमें मुझे लगा है कि यार फॉर एग्जांपल के मुझे वो उसने आसानी दी है, वो ये है, देखिए रूमेटिक, आर स्टैंड फॉर रूमेटिक और एफ स्टैंड फॉर फीवर। तो देखिए कुछ चीज़ आप लोगों को टीचर सिखाता है वो आप लोगों ने रटना नहीं है। तो रूमेटिक फीवर आर एफ, रूमेटिक फीवर कितने वर्ड है, आर एफ दो वर्ड है, दैट शुड बी टू, दैट इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है जी। अब देखें एक्चुअली यहाँ पे रूमेटिक फीवर में एक चीज समझनी है कि ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकाई, ये इनिशियली फेरेंजाइटिस कराता है, उसके खिलाफ जो हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाती हैं, तो इस बैक्टीरिया के खिलाफ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते, वो इस बैक्टीरिया के साथ जो पैथोजेनिक प्रोटीन है जिसको एम प्रोटीन कहते हैं उसके खिलाफ रिएक्ट करते हैं। तो इन लोगों ने लिखा है कि इम्यून मीडिएटेड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, नॉट अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। देखिए इट इज डू नॉट टारगेट बैक्टीरिया itself, antibodies are formed against M protein. This is again one of the very favorite question in the basic sciences. The pathogenic factor of streptococci bacteria that is called M protein. And this M protein cross-react with self antigen often myosin. अब actually हमारे बॉडी के अंदर जो मायोसिन है, दिस अनदर और प्रोटीन, बट दिस प्रोटीन प्रेजेंट इन द मसल्स। आप लोगों को पता है कि मायोसिन, ट्रेप्सिन, वी विल डिस्कस दोस, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन। बट एक्चुअली जो मायोसिन प्रोटीन है, प्लीज रिमेंबर दिस इज प्रेजेंट ऑन आवर बॉडी नॉर्मली, लेकिन होता यह है कि जो रोमेटिक फीवर है उसके अंदर जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है उसके साथ एम प्रोटीन होता है, और ये एम प्रोटीन हमारे नॉर्मल मायोसिन जैसा नजर आता है, उसके अंदर मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है, सिमिलरिटी होती है। तो हमारी जो एंटीबॉडी है वो कभी कभार मिसरीड करके अपनी मायोसिन को एम प्रोटीन समझ के उसके खिलाफ रिएक्ट करते हैं, जो इससे बहुत सारी डैमेज आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले, अब एग्जाम के अंदर आता है कि विच क्राइटेरिया इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर, दैट इज कॉल्ड जोन्स क्राइटेरिया, JONES। तो इस तरह बहुत सारी क्राइटेरिया है, मैकडोनल्ड क्राइटेरिया, लाइट क्राइटेरिया, क्योंकि जिस तरह लाइट क्राइटेरिया है वो हम प्लूरल इफ्यूजन वगैरह में करते हैं, मेजॉरिटी क्राइटेरिया इज देयर। लेकिन अभी हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि जोन्स क्राइटेरिया के अंदर रूमेटिक फीवर में इनिशियल टारगेट एरिया इज जॉइंट्स, जॉइंट अफेक्ट होते हैं। अब इसमें मेन चीज़ यह है कि अगर एक पेशेंट है वो रूमेटिक फीवर में आता है, वो ये कहता है कि मुझे आज रेस्ट जॉइंट में मसला है, 2 दिन के बाद वो ठीक होगा, नी जॉइंट के मसला होगा, फिर 3 दिन बाद वो ठीक होगा, शोल्डर में मसला होगा। इट्स मीन इट अफेक्ट द जॉइंट बट नॉट परमानेंट, इट टेम्पररी कैन कॉज इन्फ्लेमेशन। देयरफॉर एक जॉइंट से मसला लेके दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, दैट इज माइग्रेटरी इन नेचर, ये परमानेंट नहीं है। तो मतलब यह है कि ये टेम्परेरी है, और एक से ज्यादा ज्वाइंट अफेक्ट करते हैं, सो देयर इज पॉली अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मल्टीपल जॉइंट्स इज कॉल्ड पॉली अर्थराइटिस। Another is rheumatic fever can target the heart, as we discussed before in detail. It can cause of carditis, और जो carditis है इसमें inflammation of the heart होती है, and it can cause 3 layered inflammation, pericarditis, myocarditis and endocarditis. Last में in under the scale they form some nodules that is known as subcutaneous nodules, and that is palpable but usually they are non-tender. फिर a very very important thing, erythema marginatum, erythema marginatum, erythema marginatum। जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं 3 दफा बोलूंगा। तो एरिथीमा मार्जिनेटम इज इन्वेसेंट रैश विद रिंग मार्जिन्स, ये रेड रैशेज होती है स्किन के ऊपर। एरिथीमा मीन रेड, मार्जिन मीन ऑन द सरफेस ऑफ स्किन। अब यहाँ से प्लीज आप लोग नोट करें 2 चीजें, एक होता है एरिथीमा नोडोसम, एक एरिथीमा नाइग्रिकेन, ठीक है। एरिथीमा नोडोसम अगर एग्जाम के अंदर आ जाए वो सार्कोइडोसिस में होता है, और वो टीबिया के बिल्कुल फ्रंट में होता है। So any painful red lesion in sarcoidosis patient, of sarcoidosis we will discuss, it is an autoimmune disease which affect multiple organ। तो उसमें सार्कोइडोसिस के मरीज में अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि टीबिया के सामने पेनफुल रेशेस है, नोडुल है, तो उसका नाम क्या है, एरेथीमा नोडोसम। एरेथीमा माइग्रेकेन लाइम डिजीज में होता है, वो भी डिस्कस करेंगे, और एरेथीमा मार्जिनेटम ये रूमेटिक फीवर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज हैं वो ब्रेन को भी अफेक्ट करते हैं, और ये ब्रेन के अंदर जो फोर ब्रेन का हिस्सा है, बेसल गेंगलिया, उसको अफेक्ट करती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी वजह से इनवॉलेंट्री इरेगुलर मूवमेंट ऑफ द फेस एंड लिम्ब, मतलब देयर इज इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द दैट इज इनवॉलेंट्री इरेगुलर अनपर्पस मूवमेंट ऑफ द लिम्ब एंड फेस, दैट इज कॉल्ड सिडेनहाम कोरिया। तो जोन्स क्राइटेरिया में जे स्टैंड फॉर ज्वाइंट प्रॉब्लम,
This is O. O mean O is like heart. That is pericarditis. Pericarditis का मतलब सारे लेयर inflammation. Nodules N for nodules in the skin. E for erythema marginatum. कभी भी और यहाँ पे सेडेनहा पूरिया. अब आते हैं. अब आप लोगों को ये मैंने समझाया है कि फर्स्ट एड ने क्या लिखा है. अब लास्ट में 2 मिनट में हमने ये डिस्कस करने की टीचर आपको क्या चीज देता है एट द एंड. तो सबसे पहले प्लीज रिमेंबर, इनिशियली इफ समवन लीड्स टू द इन्फेक्शन, एक्चुअली अब मैं उसको समराइज करता हूँ, ठीक है. तो प्लीज सुने. इनिशियली इन सम पीपल इफ ग्रुप ए बीटा hemolytic streptococcal infection causes pharyngitis, sore throat, majority people will be okay after immune reaction against this bacteria. Whatever this bacteria causes infection, it contains M protein. But this bacterial infection we will discuss कि इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है. कभी कभार अनफॉर्चुनेटली उसके खिलाफ जो इम्यून सिस्टम रिएक्ट करती हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी नॉर्मल टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाती हैं. वो नॉर्मल टिश्यूज हमने पढ़ लिए हैं कि जॉइंट्स है, हार्ट है, स्किन है, ठीक है. और दूसरी बात इसमें ये है कि अगर हार्ट अफेक्ट हो जाए तो उसमें कौन सा वाल अफेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड माइट्रल वाल. और इसके बाद जो है अयोटिक वाल्व है, ठीक है. उसमें रीगर्जिटेशन भी हो सकती है, इसमें स्टेनोसिस भी हो सकती है. अब अगर एक पेशेंट है एग्जाम के अंदर आता है, इट इज डाई बिकॉज ऑफ रूमेटिक फीवर. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन रूमेटिक फीवर, that is myocarditis. क्योंकि when myocarditis occur, there will be heart failure, and when the heart is failed, it cannot enough blood to pump that fulfill the demand of the body. Actually, the most common cause of death in rheumatic fever, that is called of myocarditis. Another thing which you people should know कि एक्चुअली जॉइंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो टेम्परेरी होती है, और हार्ट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो परमानेंट है. तो आप लोग इस रूमेटिक फीवर के बारे में दो चीजें याद रखें कि ऐसा फीवर जिसमें जॉइंट टेम्पररी इन्वॉल्व होता है, हार्ट परमानेंट इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम रूमेटिक फीवर कहते हैं. तो अ फीवर विच लीक्स द जॉइंट विच इन्वॉल्व द जॉइंट्स टेम्पररी बट इट बाइट द हार्ट. बाइट मीन इन्वॉल्व द हार्ट परमानेंट, दैट इज कॉल्ड ऑफ रूमेटिक फीवर. रूमेटिक फीवर इज प्रोफाइलैक्सिकली, अगर एक पर्सन है उसको रूमेटिक फीवर का रिस्क है, तो इसको हम बिफोर द डिजीज ऑनसेट प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम पेनिसिलिन देंगे, और बेंजाथीन पेनिसिलिन. यहाँ पे आप लोग के बेंजाथीन पेनिसिलिन देंगे, लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन है. और अगर किसी को रूमेटिक फीवर हो भी जाता है तो उसको भी हम ट्रीटमेंट के अंदर क्या देंगे, पेनिसिलिन. तो वट एवर रूमेटिक फीवर कम इन द एग्जाम, तो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रूमेटिक फीवर दिस पेनिसिलिन. बट द मोस्ट important according to immunology, if someone got rheumatic fever, that will be which type of hypersensitivity reaction. Always remember that is called a type 2 hypersensitivity reaction. So this was another demo lectures for those who want to join us properly, because majority students don't know that we are taking such type of productive lectures on first aid, and this is just only 4 month course. If you want to cover each and everything like this in the first aid with each topic, so join us on time. And those who join before 28 June, they will get flat 40% discount in the enrollment. So this was another productive demo. Please, if someone attend my lecture, and those who attend lecture and those who take some concepts from the lecture, they can share their experience. See you next time. Thank you so much. Allah Hafiz.